जब भी किसी एब्यूजिव मैरिज या अनहेल्दी रिलेशनशिप की बात होती है, लोग तुरंत बोलते हैं उसने पहले क्यों नहीं छोड़ा। बाहर खड़े इंसान को सिर्फ डिसीजन दिखता है, अंदर रहने वाले को इमोशन, फियर, होप, मेमोरीज और अटैचमेंट दिखते हैं। हर डिफिकल्ट रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता। गेट दैट स्ट्रेट। रिलेशनशिप्स इतने सिंपल नहीं होते। ब्रेन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो मान ले कि रिलेशनशिप इज अनहेल्दी और एल्स उस बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन बना के दे। और बहुत बार हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। बिहेवियर नहीं बदला, स्टोरी बदल गई। बिहेवियरल साइकोलॉजी के हिसाब से जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं होता तो उसकी क्रेविंग और बढ़ जाती है। इसी वजह से स्लॉट मशीन्स एडिक्टिव होते हैं। 5 years इन्वेस्ट कर देने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 5 years भी इन्वेस्ट करना जरूरी। टाइम ऑलरेडी स्पेंट इज अ मेमोरी। टाइम अहेड इज स्टिल अ चॉइस। People often ask, how did she finally leave? I think a better question is, what happened the day she finally remembered who she was? Because the day you reconnect with your own identity, your decisions begin to change. Hello everyone and welcome back to Seriously Pooja. मैं हूँ डॉक्टर पूजा ढींगरा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगले कुछ मिनट्स के लिए अपने ओपिनियंस को थोड़ा सा साइड पर रखिए। मुझे नहीं पता कि आप इस कॉन्वर्सेशन को एक औरत की नज़र से सुन रहे हैं, एक हस्बैंड की नज़र से सुनेंगे, या एक पेरेंट की नज़र से, या सिर्फ एक क्यूरियस लिसनर की तरह। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं उसमें जजमेंट से ज़्यादा एम्पैथी की ज़रूरत है। Why do women stay in toxic relationships? ये है आज का हमारा टॉपिक। और मुझे लगता है कि हम सालों से इस सवाल का गलत जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। जब भी किसी एब्यूजिव मैरिज या अनहेल्दी रिलेशनशिप की बात होती है, लोग तुरंत बोलते हैं उसने पहले क्यों नहीं छोड़ा, इतनी एजुकेटेड थी फिर भी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी फिर प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन मुझे लगता है कि असली क्वेश्चन ये नहीं है। असली क्वेश्चन है, what happens inside a person that makes staying feel safer than leaving? ये एपिसोड उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश है। और मैं शुरुआत एक कन्फेशन से ज़रूर करना चाहती हूँ। अगर आज से कुछ साल पहले कोई मुझसे पूछता कि पूजा तुम कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगी क्या, तो शायद मेरा आंसर भी वही होता जो बहुत लोग देते हैं, नेवर, मैं तो पहले दिन ही निकल जाऊंगी। यू नो, लाइफ हैज अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ हम्बलिंग अस। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बाहर से देखना और उनके अंदर रहना दोनों बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस हैं। बाहर खड़े इंसान को सिर्फ डिसीजन दिखता है, अंदर रहने वाले को इमोशंस, फियर, होप, मेमोरीज और अटैचमेंट दिखते हैं। इसलिए आज मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, हर डिफिकल्ट रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता। गेट दैट स्ट्रेट। आजकल हम लोग ना टॉक्सिक वर्ड बहुत कैजुअली यूज करने लगे हैं। किसी ने रिप्लाई लेट कर दिया, टॉक्सिक। किसी ने डिसएग्री कर दिया, टॉक्सिक। किसी ने बाउंड्री सेट कर दी तो भी टॉक्सिक। रिलेशनशिप्स इतने सिंपल नहीं होते। हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कभी ईगो क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कम्युनिकेशन तो कभी परफेक्ट नहीं होती। एंड नोबडी इज परफेक्ट। डिफरेंस ये है कि हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट आपको मैच्योर बनाता है, टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट आपको अपने ही एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। मेरे लिए टॉक्सिसिटी एक सिंपल डेफिनेशन है, एक सिंपल थॉट है। अ रिलेशनशिप बिकम्स टॉक्सिक व्हेन यू स्लोली स्टॉप बीइंग योरसेल्फ,
just to keep the conversation and just to keep the relationship alive. And believe me, ये overnight तो बिल्कुल नहीं होता. Nobody just wakes up one morning and says, I think I'll lose myself today. नहीं, ऐसा नहीं होता. It just happens very quietly. पहले आप एक बात इग्नोर करते हैं, फिर एक बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, फिर एक बाउंड्री कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पर्सनालिटी एडिट करना शुरू कर देते हैं. यहाँ साइकोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखाती है. लेट मी टेल यू हाउ. So there is a very famous psychologist by the name Leon Festinger, और ये बात करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की. ये जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. जब रियलिटी और हमारे बिलीव्स एक दूसरे से टकराते हैं तो ब्रेन उस डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करता है. मान लीजिए आप बिलीव करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, राइट? लेट्स बिलीव दैट. लेकिन वही पार्टनर जब बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, अब ब्रेन के पास दो ऑप्शंस हैं. या तो वो मान ले कि रिलेशनशिप इज अनहेल्दी, और एल्स उस बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन बना के दे. और बहुत बार हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं. आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इस सिचुएशन को लिव किया है. यू हैव लिव्ड दिस रियलिटी. और बहुत बार हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं. ऑफिस का स्ट्रेस है, बहाने काफी आ जाते हैं, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं. आई एम श्योर ये लाइंस सबने कहीं ना कहीं सुनी है. मैं भी उस दिन थोड़ी इमोशनल थी. बेयर मिनिमम आ जाता है यहाँ पे. नोटिस कीजिए, बिहेवियर नहीं बदला, स्टोरी बदल गई. और इसीलिए इंटेलिजेंट पीपल भी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं. You know, intelligence doesn't protect us from emotional conditioning, but awareness certainly does. Let me explain you another concept. ये मुझे personally बहुत fascinating लगता है, and this is called intermittent reinforcement. Behavioral psychology के हिसाब से जब reward predictable नहीं होता तो उसकी craving और बढ़ जाती है. इसी वजह से slot machines addictive होते हैं, और इसी वजह से कुछ रिलेशनशिप्स भी एडिक्टिव बन जाते हैं. कभी बहुत प्यार, कभी कंप्लीट साइलेंस, कभी अप्रिसिएशन, कभी क्रिटिसिज्म, या कभी निग्लेक्ट, कभी फ्यूचर प्लान्स, तो कभी इमोशनल विड्रॉल. किया है आप लोगों ने ये सब कभी फील अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में? यू नो, ब्रेन हर बार सोचता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा. और इसी पैटर्न को ट्रॉमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर पैट्रिक ने ट्रॉमा बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया. कॉन्स्टेंट अब्यूज उतना पावरफुल बॉन्ड नहीं बनाता जितना अफेक्शन और मिस ट्रीटमेंट का साइकिल बनाता है. और शायद इसीलिए बाहर वाले पूछते हैं वो वापस क्यों गई, लेकिन अंदर रहने वाला इंसान सोच रहा होता है मैंने उसका अच्छा वर्जन देखा है, शायद वो फिर वापस आ जाएगा. आई एम श्योर बहुत सी लड़कियों ने ये अपने रिलेशनशिप में फील किया है. अब मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाली हूँ. मुझे लगता है कि हम विमेन को ना रेजिलियंस बहुत सिखाया जाता है, लेकिन वी आर नेवर टॉट टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स. हम कॉम्प्रोमाइज सीखते हैं, हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, हम रिलेशनशिप्स को बचाना भी सीखते हैं, लेकिन ये बहुत कम सीखते हैं कि कब रिलेशनशिप को बचाते बचाते हम खुद को खोना शुरू कर देते हैं, और फिर वैलिडेशन का साइकिल शुरू होता है. आपकी खुशी सामने वाले के मूड से डिसाइड होने लगती है. उसने अप्रिशिएट किया तो दिन अच्छा, उसने इग्नोर किया तो सेल्फ वर्थ डाउन. ये प्यार कम और इमोशनल डिपेंडेंस ज्यादा बनने लगता है. एंड मैं यहाँ पे किसी को भी वीक नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स अटैचमेंट के लिए वायर्ड होते हैं. इसलिए अनहेल्दी रिलेशनशिप्स सिर्फ लॉजिक से सॉल्व नहीं होते, उन्हें समझने के लिए चाहिए कंपैशन. एक और साइकोलॉजिकल बायस है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, द संक कॉस्ट फैलेसी. हम सोचते हैं इतने साल दे दिए, अब कैसे छोड़ दूं. होता है ना आपके साथ कभी कभी? आई एम श्योर होता है, मेरे साथ भी हुआ था. लेकिन
एक बात याद रखिए, 5 years इन्वेस्ट कर देने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 5 years भी इन्वेस्ट करना जरूरी है. टाइम ऑलरेडी स्पेंट इज अ मेमोरी. टाइम अहेड इज स्टिल अ चॉइस. और शायद इसीलिए हीलिंग का सबसे पहला स्टेप रिलेशनशिप छोड़ना नहीं होता, बल्कि हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है अपनी रियलिटी को ऑनेस्टली देखना और एक्सेप्ट करना. मैं इस एपिसोड को किसी भी एडवाइस के साथ एंड नहीं करना चाहती. मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ. जब आप उस इंसान के साथ होते हैं जिसे आप प्यार समझते हैं या प्यार कहते हैं, क्या आपको अपनी आवाज़ धीमी करनी पड़ती है? क्या आपको हर बात बोलने से पहले सोचना पड़ता है? क्या आप अपने ओपिनियंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी को थोड़ा थोड़ा एडिट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका रिलेशनशिप बना रहे? और अगर आपका आंसर हाँ है, तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, शायद प्रॉब्लम उस प्राइस में है जो आप उस रिलेशनशिप के लिए पे कर रहे हैं. और मैं आपको इसी थॉट के साथ आज यहीं छोड़ना चाहती हूँ. पीपल ऑफन आस्क, हाउ डिड शी फाइनली लीव? आई थिंक a better question is, what happened the day she finally remembered who she was? Because the day you reconnect with your own identity, your decisions begin to change. Relationships may or may not survive, but your self-respect does. Thank you so much for spending your time with me today. If this episode made you pause, question a belief, or understand someone with a little more compassion, then we have had the conversation I hoped for. I'm Dr. Pooja Dhingra, and this is Seriously Pooja. I'll see you in the next episode.